रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप गोल्ड एंड ज्वेलरी सेल करते हैं तो असेसमेंट ईयर 21-22 में आपको इनकम टैक्स किस प्रकार कैलकुलेट करना है और इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना है। सबसे पहले कुछ एफएक्यू डिस्कस कर लेते हैं। कई लोगों का ये कहना होता है कि क्या ज्वेलरी इनकम टैक्स में कवर होती है, यदि वो ज्वेलरी सेल करते हैं क्या उसके ऊपर उन्हें इनकम टैक्स देना है। फ्रेंड्स, नॉर्मली आप पर्सनल इफेक्ट पे इनकम टैक्स नहीं देते, जैसे कि यदि आप फर्नीचर सेल करते हैं या पर्सनल कार सेल करते हैं, लेकिन ज्वेलरी के ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होता है क्योंकि इसे स्पेसिफिकली कवर किया गया है कि यदि कोई भी आप कपड़ा जिसमें कि कोई गोल्ड या कोई प्रीशियस मेटल भी जो है लगी हो, या फिर कोई भी और फर्नीचर या यूटेंसिल या कोई भी और आर्टिकल जिसमें कोई कीमती धातु लगी हो, वो सेल करते हैं, उसे ज्वेलरी माना जाएगा और उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल किया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ज्वेलरी किसे माना जाता है? इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई भी आभूषण या फिर कोई भी और कीमती धातु उसे ज्वेलरी के अंतर्गत शामिल किया गया है। ज्वेलरी के अंतर्गत ऐसे आभूषण शामिल होते हैं जो कि भले ही सोने से बने हों या चांदी से बने हों या प्लेटिनम से बने हों या फिर किसी भी और कीमती धातु से बने हों, और भले ही आभूषणों के अंदर कोई प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन लगा हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ज्वेलरी या तो स्टॉक इन ट्रेड हो सकती है या कैपिटल एसेट होती है। जो व्यक्ति ज्वेलरी में बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि ज्वेलर्स हैं, वो उसे बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड के अंतर्गत दिखाते हैं। यदि कोई और व्यक्ति है वो ज्वेलरी की सेल करता है तो उसे कैपिटल एसेट दिखाता है, यानी कि इसके ऊपर जो कैपिटल गेन आता है वो उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना होता है। इसके अलावा कीमती धातुओं को भी ज्वेलरी ही माना जाता है, भले ही वो फर्नीचर में लगी हों, यूटेंसिल में लगी हों या किसी और आर्टिकल में लगी हों, जैसे कि डायमंड, सफ़ायर, रूबी, जेम्स एक्स्ट्रा। इसे भी या तो स्टॉक इन ट्रेड माना जा सकता है या फिर कैपिटल एसेट माना जा सकता है। यदि व्यक्ति इनमें बिजनेस करता है तो उसे स्टॉक इन ट्रेड माना जाएगा, और यदि वो बिजनेस नहीं करता है और इन्हें सेल करेगा तो उसे कैपिटल एसेट ट्रीट करके कैपिटल गेन दिखाना है। इस प्रकार बैंगल्स, नेकलेस या फिर जो डिफरेंट डिज़ाइन की ज्वेलरी होती है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होता है यदि आप उन्हें सेल करते हैं। नीचे दी गई आइटम को इनकम टैक्स में कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, जैसे कि 6.5% गोल्ड बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इनकम टैक्स रिटर्न में 5 हेड होते हैं जिसके अंतर्गत के आपको इनकम को क्लासीफाई करना होता है। यदि गोल्ड सेल किया जाता है तो उसे किस हेड के अंतर्गत दिखाना है। यदि आप स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे ज्वेलरी को रखते हैं, जैसे कि ज्वेलर्स हैं, तो उस केस में वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत इसे दिखाते हैं। और यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं करते हैं ज्वेलरी में तो उस केस में आप कैपिटल गेन के हेड के अंतर्गत इनकम टैक्स शो करेंगे ज्वेलरी के ऊपर। यदि गोल्ड सेल किया जाता है तो उस केस में कैपिटल गेन किस साल में पे करना होता है। कैपिटल गेन पे इनकम टैक्स आपको पे करना है जब ट्रांसफ़र होती है। मान लीजिए आप गोल्ड को सेल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में, लेकिन इसकी पेमेंट आपको रिसीव होती है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। तो इस केस में गोल्ड ट्रांसफ़र हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, इसलिए आपको इसे फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 में दिखाना है इनकम टैक्स रिटर्न में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा और इंडिविजुअल के द्वारा उन्हें रिडीम करवाया जाता है तो रिडम्पशन पे उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना, ये इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है। लेकिन यदि कोई और एसएससी है, जैसे कि एचयूएफ है यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ट्रस्ट एक्स्ट्रा, वो रिडीम करवाएगी तो उसे कैपिटल गेन के अंतर्गत इनकम टैक्स देना होगा। गोल्ड के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना टाइम आपने अपने पास गोल्ड को रखने के बाद उसे बेचा है, क्योंकि इसका इफेक्ट टैक्स पे होता है। यदि आपने गोल्ड को 36 मंथ से कम रख के बेचा है तो उस केस में जो गेन होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। इस केस में जो आपका एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट्स है, जिस भी स्लैब रेट में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है।
लेकिन यदि आप 36 मंथ से ज़्यादा अपने पास गोल्ड रखने के बाद बेचते हैं तो उस केस में जो गेन होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, जिस केस में कि आपको 20% इनकम टैक्स पे करना होता है प्लस सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यदि आपके पास पुरानी ज्वेलरी है तो उस केस में परचेज कॉस्ट किस प्रकार निकालनी है। यदि आपके पास ज्वेलरी 1 अप्रैल 2001 से पहले की है तो उस केस में भले ही परचेज कॉस्ट कुछ भी हो, आपको 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। लेकिन यदि ज्वेलरी 1 अप्रैल 2001 के बाद एक्वायर की गई है तो आपने जितने में भी वो ज्वेलरी परचेज की है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज मानी जाएगी। यदि ज्वेलरी के डिज़ाइन में चेंज करवाया जाता है और मॉडिफिकेशन एक्सपेंस पे किए जाते हैं, क्या उसकी भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, इसे इम्प्रूवमेंट एक्सपेंस कहते हैं इनकम टैक्स में। 1 अप्रैल 2001 के बाद यदि आपने ऐसे कोई एक्सपेंस किए हैं तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके आपके पास बिल होना चाहिए कि कितने के आपने ये मॉडिफिकेशन एक्सपेंस पे किए हैं। कोई भी व्यक्ति कितने अमाउंट का गोल्ड स्टोर करके रख सकता है। इनकम टैक्स एक्ट में इसके लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है। यदि टैक्स पेयर सोर्स ऑफ इनकम बता देता है जिससे कि गोल्ड परचेज किया गया है तो कितने भी अमाउंट का गोल्ड स्टोर करके रख सकता है। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया था जिसमें कि बताया गया था कि यदि किसी व्यक्ति के यहाँ सर्च होती है तो कितने अमाउंट तक का गोल्ड सीज नहीं किया जाएगा। यानी कि शादीशुदा औरत के केस में 500 ग्राम का, जो लेडी अनमैरिड है उसके केस में 250 ग्राम का, और मेल मेंबर के केस में 100 ग्राम का गोल्ड सीज नहीं किया जाएगा। यदि किसी टैक्स पेयर के पास ज्वेलरी है लेकिन वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे डिस्क्लोज नहीं करता है तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। इसके लिए इनकम टैक्स में प्रोविज़न है कि यदि कोई व्यक्ति एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं करता है तो उस केस में जो एसेट डिस्क्लोज नहीं किया गया है उसे व्यक्ति की डीम्ड इनकम माना जाता है और उसे हायर रेट से इनकम टैक्स पे करना होता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट कम करके दिखाया है, जितना भी वैल्यू उसने कम करके दिखाई है उसे उसकी डीम्ड इनकम माना जाता है और हायर रेट से उसे इनकम टैक्स प्लस पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट पे करना होता है। चलिए दोस्तों, हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं कि यदि आप गोल्ड की सेल करते हैं तो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है और ITR में कैसे दिखाना है। यहाँ पे राम के द्वारा सैलरी अर्न की जा रही है 4 लाख रुपीज़ की और गोल्ड सेल किया गया है 10 अक्टूबर 2020 को 25 लाख रुपीज़ में। यह गोल्ड परचेज़ किया गया था 1981 में, लेकिन क्योंकि 2001 से पहले परचेज़ किया गया था तो आपको 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। तो फ्रेंड्स, कैलकुलेट करते हैं टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो इस केस में सबसे पहला स्टेप है आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करना है। यह गोल्ड 1981 में परचेज़ किया गया था और 2020 में सेल किया गया है। इस प्रकार 36 मंथ से ज़्यादा हेल्ड करके सेल किया गया है तो इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है। यदि 36 मंथ से कम होता तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता। चलिए सेकेंड स्टेप कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस। यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए चाहिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी कि जिस साल ये सेल किया गया है गोल्ड फाइनेंशियल 2021 का CII इंडेक्स 301 है और जिस साल ये परचेज़ किया गया था उस फाइनेंशियल का CII इंडेक्स है। क्योंकि ये 2001 से पहले परचेज़ किया गया था इसलिए आपको 2001 का ही CII इंडेक्स लेना है, यानी कि 100। तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है 1 अप्रैल 2001 को उसे मल्टीप्लाई करना है CII से ईयर ऑफ सेल के और डिवाइड करना है CII ऑफ फाइनेंशियल 2001-2। इस प्रकार यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाती है 16,55,500। अगला स्टेप है आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करने हैं। सेल कंसिडरेशन हमारे पास है अवेलेबल गोल्ड की 25 लाख, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया, और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएंगे जिसके ऊपर के इनकम टैक्स पे करना है। नेक्स्ट स्टेप है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यदि आपने गोल्ड सेल किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको 20% टैक्स पे करना है। तो अब समझ लेते हैं कि इसे आपको ITR में कैसे दिखाना है। यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं करते हैं तो आप ITR 2 में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन दिखाएंगे, और यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं और उसके साथ और भी इनकम है यानी कि कैपिटल गेन की, तो आप ITR 3 में ये डिटेल दिखाएंगे। तो इसके लिए आप ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर लीजिए इनकम टैक्स की वेबसाइट से। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप इसी चैनल पे उसे रेफ़र कर सकते हैं।
तो यहाँ पे यदि आप नई रिटर्न प्रिपेयर कर रही हैं तो फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यदि आपने ऑलरेडी रिटर्न यहाँ पे सेव कर ली है तो ड्राफ्ट वर्जन में जाइए। उसके बाद आपकी लेफ्ट हैंड साइड में टैब दी होंगी, यहाँ पे आपको इनकम टैब पे क्लिक करना है और यहाँ से शेड्यूल ऐड कर लेने हैं जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि इस केस में सैलरी शेड्यूल एप्लीकेबल है और कैपिटल गेन शेड्यूल, तो इन दोनों शेड्यूल को आप टिक कर लीजिए। और यदि आप कादर सोर्स से एप्लीकेबल है तो इसे भी टिक कर लीजिए, अदरवाइज़ आप नीचे जाइए और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस कीजिए। उसके बाद आप शेड्यूल सैलरी पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ये शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए ऐड अनदर की ऑप्शन दी गई है, आप यहाँ पे जाके डिटेल ऐड कर लीजिए। जैसे कि इस केस में 4 लाख रुपीज़ की सैलरी रिसीव हुई थी तो यहाँ पे ऐड कर ली गई है। यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट बटन दिया गया है, आप यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। तो नीचे जाके आप देखेंगे तो जो भी एप्लीकेबल डिडक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे आ जाएंगी। यदि आपने ओल्ड स्कीम चूज़ की है इनकम टैक्स की तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद आपको शेड्यूल कैपिटल गेन पे जाना है। यहाँ पे फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम्स, इस पर टिक करना है और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आइटम आ गई है फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल लिस्टेड अबव। यहाँ पे ऐड डिटेल में आप जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपको या लॉन्ग टर्म, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चूज़ कर लीजिए इस केस में। और उसके बाद आपको पॉइंट नंबर ए के अंतर्गत जो सेकंड पॉइंट दिया गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर, यहाँ पे आपको सेल कंसिडरेशन एंटर करना है। और यहाँ नीचे डिडक्शन के अंतर्गत आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन एंटर करनी है। यहाँ पे यूटिलिटी में विदाउट इंडेक्सेशन दिया गया है, ये यूटिलिटी में प्रॉब्लम है जो कि गवर्नमेंट जल्द ही रेक्टिफाई कर लेगी, क्योंकि जो नोटिफाइड फॉर्म है यहाँ पे विद इंडेक्सेशन लिखा गया है, तो आप अकॉर्डिंगली इंडेक्सेशन बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। तो हम इस गेन को एंटर कर लेते हैं, यानी कि सेल कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उसके बाद आप नीचे जाएंगे शेड्यूल में, देखिए आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आ गया है। यहाँ पे नीचे आपको ऐड करना है, जिसके बाद की आइटम शेड्यूल में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आपकी स्क्रीन में देखिए LTCG आ गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आप उसके बाद नीचे जाएंगे और कंफर्म बटन पे प्रेस करेंगे। इस प्रकार आपका जो कैपिटल गेन का शेड्यूल है वो अपडेट हो चुका है। अब आप जो इनकम की कंप्यूटेशन है वो देख सकते हैं। यहाँ पे TI शेड्यूल है पार्ट B TI, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए जो हमने सैलरी ऐड की थी उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद अमाउंट आ गया है। आप व्यू शेड्यूल पे क्लिक करके देख सकते हैं और जो कैपिटल गेन है वो यहाँ पे आ गया। शो डिटेल करके आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे डिटेल हमने एंटर की है। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 20% चार्जेबल वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल इनकम आपकी आ जाएगी और इस पे जो स्पेशल रेट की इनकम होगी वो होगी जो गोल्ड की सेल पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उस पर 20% टैक्स है। जो अदर इनकम है यानी कि जो सैलरी इनकम है उस पर नॉर्मल रेट से इनकम टैक्स लगेगा। तो आप कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है TTI पार्ट B यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ पे शो डिटेल में आप देख सकते हैं कि जो सैलरी इनकम थी उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स लगा है और जो गोल्ड पे आपको कैपिटल गेन हुआ था उस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगा है यानी कि 20%, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद आपका यहाँ पे ये जो टैक्स है इसमें से रिबेट लेस हो जाएगी यदि आपकी जो टोटल इनकम 5 लाख से कम है। तो इस केस में इनकम ज़्यादा है इसलिए रिबेट नहीं मिली है। प्लस आपका सरचार्ज यदि एप्लीकेबल है ऐड हो जाएगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% इस पर लगता है वो ऐड हो जाएगा। तो टोटल आपका टैक्स आ जाएगा। यदि आपने कोई एडवांस टैक्स एक्स्ट्रा पे किया है तो वो लेस हो जाएगा, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा के यदि टैक्स हो तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। यदि आपने नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है जब आप ITR फाइल करते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो टोटल टैक्स पेबल आ गया है उसे आप पे कर सकते हैं नाउ और लेटर। यदि आप लेटर करेंगे तो आपको SSC इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। फ्रेंड्स उसके बाद ITR 2 कैसे फाइल करनी है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं मेरे चैनल CS सतबीर सिंह पे, और उसका लिंक भी दिया गया है यहाँ पे राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में।
उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।